आइए आज हम नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में देखते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, उसी मिनरल एनर्जी एंड रिसोर्सेज का। अभी तक हमने कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज को देखा, जिसमें आपको कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसके बारे में डिस्कशन किया था पिछली क्लास में। आज हम नेक्स्ट क्लास में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डिस्कशन करते हैं। इसका मतलब होता है गैर परंपरागत, गैर परंपरागत। गैर परंपरागत एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? जैसे सोलर, विंड, टाइडल और आपका हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, जो ये मतलब जो हमें नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से प्रदत्त हो उस। और ये जितने भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, ये सभी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करते हैं। सस्टेनेबल, अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हम कुछ रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे होते हैं जो हम तो यूज करते हैं हमारी, उसके बाद पर हम उसमें जितना अपने यूज करते हैं उतना ही फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखते हैं। फ्यूचर जनरेशन मतलब हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस रिसोर्स को यूज करे और अपना वर्क परफॉर्मेंस करे, उस रिसोर्स के बारे में जाने। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसे हम यूज करें उतनी ही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उसका वेस्टेज ना करें, उसको बर्बाद ना करें, और अपनी आने वाली पीढ़ी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा करके रखें, उसे यूजफुल बनाएं फ्यूचर जनरेशन के लिए। दैट इज अ सस्टेनेबल रिसोर्सेज। तो जैसे सोलर हुआ, विंड हुआ, टाइडल हुआ। और दूसरा इसका कैरेक्टर है कि ये सभी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में एक लैटिट्यूड पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इक्वल लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अब जान ही रहे क्या आप ये अर्थ है। इसमें ये 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर इधर से ये जो लैटिट्यूड इधर चलता है, इधर, ये सभी मतलब एक लैटिट्यूड पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे सोलर का इस क्षेत्र में, इक्वेटर के रीजन में एक इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विंड का एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टाइडल का जहां भी वाटर है, कोस्टल एरिया जैसे ओशियन है, वहां पे अपने आप वो ज्यादा मात्रा में या अपने आप वहां पे प्रोड्यूस करते हैं, जहां नहीं है वहां नहीं रहता है इसका। इसलिए इसे कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कि कहीं उसमें किसी का अधिकार क्षेत्र नहीं है, कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है किसी के साथ। तो आइए अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रिसोर्स होगा हमारा कि न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज। अब आइए हम न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ें, जो नाभिकीय परमाणु, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, ऊर्जा रिसोर्स है, ऊर्जा संसाधन है, जो हम उनके बारे में पढ़े। तो न्यूक्लियर, आज प्रेजेंट टाइम में हम न्यूक्लियर शब्द से सब विधिवत परिचित हैं। एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर परमाणु, इनके थ्रू हम विस्फोटक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये एक व्यवहारिक रूप से आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में, एक मिनट, तो न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज से सब परिचित हैं। अब आइए जानते हैं न्यूक्लियर होता क्या है, बनता किससे किससे है। यूरेनियम,
यूरेनियम प्लस थोरियम, यूरेनियम और थोरियम इन दोनों के संयुक्त मिश्रण से हमारा जो न्यूक्लियर प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये जान लीजिए। और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ की चट्टानों में, धारवाड़ की रॉक्स में ज्यादातर मात्रा में न्यूक्लियर यूरेनियम पाया जाता है। और थोरियम कॉपर बेल्ट, जहां जहां कॉपर पाया जाता है, तांबा जहां जहां पाया जाता है, वहां वहां कॉपर भी पाया जाता है। तो हमें ये समझ में आया कि धारवाड़ यूरेनियम जो है धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। आपको बता दिया धारवाड़ किधर है, इधर आपका इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान एंड गुजरात रीजन है, जो आपका राजस्थान एंड गुजरात। और ये कॉपर बेल्ट, मुख्य रूप से कॉपर कहां पाया जाता है? झारखंड में, झारखंड के सिंहभूम जिले में। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक मात्रा में थोरियम पाया जाता है। और जो थोरियम का, उसके बाद थोरियम कुछ मात्रा में इधर आपका राजस्थान में भी पाया जाता है। मतलब यूरेनियम के जहां भंडार है वहां भी थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान में है, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है अलवर, झुंझुनू, अलवर, झुंझुनू और उदयपुर, उदयपुर, ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान के उसमें थोरियम का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्यादातर न्यूक्लियर के जो हमारे पास रॉ मटेरियल है वो भारत के वेस्टर्न पार्ट्स में ज्यादातर मात्रा में मिलते हैं। तो और जो न्यूक्लियर बनता है वो यूरेनियम और थोरियम से। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ की चट्टानों में, राजस्थान और गुजरात इसका मुख्य रीजन है। और थोरियम जो कॉपर बेल्ट है मुख्य रीजन वो है। और राजस्थान में भी कुछ पार्ट्स अलवर, झुंझुनू और उदयपुर में पाए जाते हैं। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में दुर्ग में को पाया जाता है। उसके बाद क्या थोरियम और यूरेनियम दोनों। उसके बाद महाराष्ट्र में बांदेर, और हिमाचल प्रदेश एक नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, कुल्लू मनाली जिसे कहते हैं, वो हिमाचल प्रदेश का रीजन है। यहां भी थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको इसमें मुख्य चीजें जो हैं, जो सबसे ज्यादा फेमस है या जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, उन चीजों को हम देखते हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भारत में कब बना और कब कैसे क्या क्या उसका हुआ। तो सबसे पहले ये AEC नाम से जाना जाता है। AEC, ए का मतलब हुआ एटॉमिक एनर्जी, सी से कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 1948 में। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है। और जो एटॉमिक से रिलेटेड सभी मैटर पे डिस्कशन या डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। फिर ये इसी के तहत डेवलप्ड हुआ AEIT। ये 1954 में होता है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट।
डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होगा एटॉमिक एनर्जी एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉम्बे। एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉम्बे, ये जो है 1954 में होता है। इसी एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉम्बे मुंबई में है। इसका जो फिर नाम बदल जाता है 1967 में, इसी को रीनेम्ड किया जाता है और इसका नाम रख दिया जाता है भाभा एटॉमिक, भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे इसका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया जाता है। एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये मुख्य रूप से कन्वर्टेड हो जाता है। एईसी एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948 में स्टैब्लिश्ड होता है ये, और इसी के तहत ये डेवलप किया जाता है जहां पे एटॉमिक के बारे में लोगों को पढ़ाया जाए, जानकारी दिया जाए, वो एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉम्बे। और इसी का नाम कन्वर्ट हो जाता है, बाद में बदल जाता है 1967 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से। अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट बढ़ते हैं और इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे भारत में केरला में कलपक्कम और कोल्लम एक ऐसे क्षेत्र है जिसमें विश्व के सबसे ज्यादा मात्रा में थोरियम का उत्पादन होता है। केरल के कलपक्कम और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक मात्रा में थोरियम का उत्पादन होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये था हमारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा इसमें, हाँ, एक और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की बात आई तो एनपीपी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एनपीपी क्या होता है? न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एनपीपी के तहत न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में सर्वप्रथम इस्टेब्लिश किया गया तारापुर में। तारापुर में सबसे पहले, तारापुर कहां पे है? महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। दूसरा आता है आपका रावत भाटा। रावत भाटा कहां पे है? कोटा, राजस्थान। रावत भाटा। तीसरा आपका आता है नरौरा, यूपी, इधर सोनभद्र के साइड में है नरौरा। इसके बाद चौथा आता है आपका कलपक्कम, तमिलनाडु। इसके बाद आपका पांचवा आता है कैगा, कर्नाटका। पहला तारापुर, दूसरा रावत भाटा, तारापुर महाराष्ट्र, दूसरा रावत भाटा कोटा राजस्थान, तीसरा नरौरा उत्तर प्रदेश, चौथा है कलपक्कम तमिलनाडु, पांचवा है कैगा आपका कर्नाटका, और एक और है
एक और है इसमें 6वां नंबर, काकरापाड़ा, एनपीपी का काकरापाड़ा गुजरात में। ये 6 जो है अभी तक आपके पावर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जो अत्यधिक फेमस है, जिसमें सबसे पहला तारापुर पावर प्रोजेक्ट था। तो ये आपको एनपीपी के तहत ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको याद करना है और ध्यान रखना है। ठीक, अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। आपका जो अगला हमारा ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी सब लोग सोलर के नाम से परिचित ही हैं, और सब इस समय तो सर्वाधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी सोलर से ही प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग सोलर से ही लेते हैं। और सोलर तो सब जानते हैं, सोलर एनर्जी कहां से आती है? बाइसन, सूर्य के द्वारा। सूर्य से हम लोग सोलर एनर्जी लेते हैं। अब सूर्य से तो हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल नहीं जाती, तो कैसे मिलती है? सनरेज के द्वारा। सनरेज धरती तक आती है, हम और एक धरती को एक बेस मानकर जब इस पे सनरेज रिफ्लेक्ट होती है, तो ये हीट बैलेंस के थ्रू हमारे धरती पे या अर्थ सरफेस पे हीट प्रोवाइड करती है। हीट बैलेंस का जो हीट बजट जो इक्वेशन है, उसके आधार पे अर्थ सरफेस को हमारे हीट करती है, जो हम बाद में कन्वर्ट करके या सोलर प्लेट के तहत लेकर के सोलर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जो सूर्य सोलर एनर्जी है, ये मुख्य रूप से दो तरीके से यूज की जाती है। एक फोटोवोल्टेइक दूसरा है सोलर थर्मल एनर्जी। मतलब ये फोटोवोल्टेइक मतलब अपने प्रकाश रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा ये फोटोवोल्टेइक एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये सोलर थर्मल जो सूर्य के जरिए सोलर थर्मल पावर एनर्जी प्रोवाइड करता है, उससे हम देखते हैं। अब ये सर्वाधिक मात्रा में जो हम यूज करते हैं सोलर एनर्जी के रूप में, सर्वाधिक सोलर थर्मल एनर्जी ही होता है वो। और सोलर एनर्जी 7% इसका कोफिशिएंट अच्छा होता है रेदर देन कोल और ऑयल के, नेचुरल ऑयल या नेचुरल गैसेस के थ्रू जो ये 7% बेटर होता है फॉर इको फ्रेंडली के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगर हम सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो ये कोल और ऑयल के जलने से जो कार्बन निकलता है उसकी अपेक्षा ये 7% ज्यादा बेटर होता है, और 10% more better than nuclear energy। more than nuclear energy। तो आप ये कंडीशन है कि 7% जो हमारा सोलर एनर्जी है ये बेटर होता है कोल और ऑयल जलने से। कोल या ऑयल जलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, तो इसके थ्रू इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है। लेकिन इससे बेटर होता है जो इको फ्रेंडली में सोलर एनर्जी 7% ज्यादा अच्छा होता है
कोयला और ऑयल के जलने से हमारा सोलर एनर्जी जलाना ज्यादा बेटर होता है। और 10% अच्छा होता है न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए। न्यूक्लियर एनर्जी से जो पर्यावरण में प्रदूषण होता है उससे 10 गुना ज्यादा बेटर होता है। सोलर एनर्जी यूज करेंगे तो हम पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, उतना 10% कम होगा। तो ये समझ में आया। सोलर एनर्जी ये सनरेज के थ्रू हमें प्राप्त होता है, जो हम हीट बजट के थ्रू अपने अर्थ सरफेस के अर्थ का सरफेस हीट होता है, गर्म होता है, उसको हम कंजर्व करके सोलर थर्मल पावर एनर्जी में कन्वर्टेड करके हम एज अ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज करते हैं, या किसी भी एनर्जी के रूप में उसके एक पावर प्लांट के तहत, सोलर पावर प्लांट जो होता है उसके तहत हम उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर अपने इंडस्ट्री या कोई भी काम, घरेलू काम भी कर सकते हैं बेटर, आसानी इस तरीके से। अब नेक्स्ट है सोलर के बाद और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी से भी आप लोग खूब अच्छे से परिचित ही हैं कि वायु हवा के द्वारा विंड कैसे मिलता है। नॉर्मल ब्लोइंग ऑफ एयर, हवा का नॉर्मल असामान्य तरीके से चक्रण जो है ये विंड कहलाता है, हवा कहलाता है। जो सबसे अच्छी बात है कि कोई भी हवा जो विंड एनर्जी होती है ये हम पवन चक्कियों के द्वारा चलाते हैं। पवन चक्की आप राजस्थान या गुजरात साइड या महाराष्ट्र साइड मूव करेंगे तो देखेंगे, या झारखंड साइड भी इधर मूव करेंगे तो देखेंगे बहुत बड़े बड़े पोल गाड़ करके उसमें पंखे लगाए रहते हैं, पवन चक्कियां चलाते हैं और उससे वो इंडस्ट्री में अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो ये उसी के मतलब वो पवन के जो हवाएं चारों तरफ बह रही हैं उन हवाओं को इकट्ठा करते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं पवन चक्कियों के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, विद्युत एनर्जी में इसको। तो ऐसे तो एक तरीके से ये पॉल्यूशन फ्री होता है, इसका एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक प्रदूषण मुक्त होता है। विंड एनर्जी में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। दूसरा, ये इनएग्जॉस्टेबल होता है, इनएग्जॉस्टेबल होता है। इनएग्जॉस्टेबल मतलब कि ये कभी समाप्त नहीं होगा, असीमित। कभी भी ये समाप्त नहीं होगा। तो अब ऐसे हम देखा, और ये जैसे विंड एनर्जी को नॉर्मल ब्लोइंग एयर के द्वारा, नॉर्मल ब्लोइंग एयर जो चलती है इनको कंजर्व करते हैं, इन सारी हवाओं को कंजर्व करते हैं, और पवन चक्कियां मतलब टरबाइन के द्वारा, टरबाइंस के द्वारा ये कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और हम उन्हें आसानी से इंडस्ट्री वगैरह में सप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। तो अब ये कुछ चीजें हैं, और जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि विंड क्या होता है या विंड कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि विंड्स के और कौन कौन से विंड्स होते हैं। ट्रेड विंड्स, क्या कहते हैं, परमानेंट विंड्स, अस्थाई जो होते हैं, परमानेंट विंड्स, इनका सर्वाधिक मात्रा में हम यूज करते हैं विंड एनर्जी बनाने के लिए। परमानेंट विंड 3 टाइप्स की होती है, शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताते हैं। एक पहला ट्रेड विंड्स, दूसरा वेस्टर्लीज, और ये सीजनल। ट्रेड विंड्स मतलब व्यापारिक पवनें, ये पछुआ पवनें,
और ये मौसमी पवन। एक और होता है, अभी पहले इसमें समझ लेते हैं। परमानेंट विंड्स में जो ये कंटिन्यूसली, इनका परमानेंट का मतलब होता है सततवाही, ये हमेशा फिक्स होते हैं। ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवन, ये इक्वेटर रीजन पे ज्यादातर चलते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, पृथ्वी के बीचों बीच जो आपका इक्वेटर है, तो इस क्षेत्र में ट्रेड विंड मूव करता है। इसमें क्या है, व्यापार करने में इन लोगों को आसानी होती है। यहाँ पे 6 महीने एक ही दिशा में हवाएं मूव करती हैं, तो लोग उन हवाओं का इंतजार करते हैं, इधर से हवाओं के बेसिस पे अपने जहाज मूव करवाते हैं, तो उनको आसानी होती है मूव करने में। फिर दूसरे 6 मंथ को रिटर्निंग होते हैं, तो इधर से रिटर्न हो जाते हैं। इसलिए इसे मतलब ये व्यापार में बहुत, ये हवाएं व्यापारिक लोगों के लिए बहुत सहायक होती हैं, इसलिए व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स कहा जाता है। दूसरा पछुआ हवाएं। पछुआ हवाएं जो पश्चिम दिशा से, पश्चिमी क्षेत्र से हवाएं आती हैं, वो सभी पछुआ हवाएं होती हैं। और फिर ये सीजनल विंड्स जो मौसम के रिगार्डिंग चलती हैं, कि गर्मी में लू चलती है, या मौसमी बारिश के लिए रेनी सीजन में, सीजन ठंडी हवा में, ठंडे मौसम में ठंडी हवाएं, गर्म मौसम में गर्म हवाएं चलती हैं, तो ये सीजनल विंड्स होती हैं। और उसके बाद आपका आता है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स, लोकल स्थानीय हवाएं, फिर सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। तो जैसे ये टाइडल एनर्जी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पता समझ में आया कि टाइडल मतलब ज्वार भाटा जो समुद्रों में, जैसे इंडिया का ये मैप है आपका, तो इंडिया जो है 3 और समुद्र से घिरा हुआ है। तो इधर अरबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशन है। तो यहाँ क्या होता है कि हमेशा जो पानी होता है वो ज्वार भाटा के रूप में चढ़ता है, ऐसे ज्वार भाटा आता है। तो ये जो ज्वार भाटा आता है, ज्वार ऊर्जा, इसका जो स्पीड होती है, इस क्षेत्र में, वेस्टर्न क्षेत्र में बहुत ऊंची ऊंची वेव्स बनती हैं। इसमें टाइडल जो वेव्स होती हैं, टाइडल वेव्स बहुत हाइट ऊंची ऊंची होती हैं, और वो जितनी ऊंची होंगी उतना ही उनमें पावर ज्यादा आता है। हाइट के अनुसार उनका पावर हाइट बेस होता है। तो ये मतलब इस पे भी विचार किया जा रहा है, ऐसे इनके जो हाइट के अनुसार जो रेजेस आते हैं, उनके जो पावर होते हैं, उन पावर को कंज्यूम किया जाए, और कंज्यूम करके इसको कन्वर्ट कर दिया जाए इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लेकिन अभी तक इंडिया में ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, कोई इंडिया में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ है, कि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप नहीं किया गया है जो टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे। अब नेक्स्ट आते हैं हम, जो अति इंपॉर्टेंट है हमारा, जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, अब आप लोग तो जानते ही होंगे जियोथर्मल, कि जियो का थर्मल का मतलब हुआ ये भूतापीय ऊर्जा कहते हैं इसे। तो मतलब भू मतलब जमीन, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी या जमीन का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर। अब पृथ्वी में टेम्परेचर हम कैसे फाइंड करते हैं, कि वोल्केनो आता है, वोल्केनो इरप्शन होता है, तो जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, ये जब बाहर निकलता है लावा के रूप में, और तो लावा के रूप में आता है, इसमें हीट बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जहां वोल्केनो इरप्शन होता है वहां सब कुछ जल और गल जाता है, कुछ बचता नहीं है, टेम्परेचर से सब गल जाता है। तो जो हीट आता है, टेम्परेचर आता है, उससे हम उसके हीट को कंज्यूम करें, हीट को कंज्यूम करके और कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट करें किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में।
इलेक्ट्रिक लाइट में कन्वर्ट कर दें। ये हो गया आपका जियोथर्मल प्रोजेक्ट। यही होता है जो कि पृथ्वी के भूगर्भ में जो टेम्परेचर है, भूगर्भ में, अब ये तो एक पॉइंट हुआ आपका, ये 1 पॉइंट हुआ वोल्केनो इरप्शन से पृथ्वी के भूगर्भ में जो टेम्परेचर हम देखते हैं कि वोल्केनो इरप्शन हुआ तो मैग्मा जब बाहर आता है तो लावा के रूप में, तो बहुत तेजी से आग, चारों तरफ आग, धुआं, धूल, ये सब बरसाता रहता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है उस क्षेत्र में। तो उसी टेम्परेचर को वो कंज्यूम करने, ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत टेम्परेचर को कंज्यूम किया जाता है, कंजर्व करके, और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक में, कि किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कंज्यूम कन्वर्ट कर ले। और दूसरा गीजर जो होते हैं, जो गीजर होते हैं, झरने, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, ये जो भी होते हैं झरने, इनको हॉट स्प्रिंग्स में जो गर्म पानी या गर्म झरने, इनके भी इवेपोरेशन या वाष्प को लेकर के हीट को कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि ये गर्म पानी होते हैं तो गर्म पानी। और ऐसे ही समुद्र के वेव्स जो हॉट वेव्स होते हैं, उन वेव्स के भी टेम्परेचर या इवेपोरेशन के वाष्प को जो है कंज्यूम करके उससे हीट, उसकी हीट को कंज्यूम किया जाता है, फिर कन्वर्ट करके उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये हुआ जियोथर्मल आपका, वोल्केनो इरप्शन से, फिर गीजर से, तो ये जियोथर्मल के रूप में आपके पास है। हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जलप्रपात, जलप्रपात या झरना, जो गर्म जल के झरने होते हैं, गर्म जल के स्रोत होते हैं, या हॉट बेल्स भी, हॉट वाटर बेल्स, जो गर्म जल के कुएं होते हैं, उन सब से हम उनके हीट को कंज्यूम करते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेना, यही जियोथर्मल प्रोजेक्ट है हमारा। इसी के जरिए हम करते हैं। भारत में यह हिमाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट इसका डेवलप हुआ है, मणिकरण, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है, हिमाचल प्रदेश, जहां पर जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स डेवलप किया गया है। अब आइए नेक्स्ट, और वैसे और थोड़ा सा एक पॉइंट और बता दें कि विश्व में सर्वप्रथम जियोथर्मल एनर्जी कहां डेवलप किया गया, तो यूएसए में, वर्ल्ड में फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट इडाहो, यूएसए, इडाहो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इडाहो में सर्वप्रथम जो है जियोथर्मल पावर डेवलप किया गया। कब? 1890 में वर्ल्ड का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट इडाहो यूएसए में इस्टेब्लिश किया गया। तो ये था आपका जियोथर्मल एनर्जी। इसके बाद हम जो अपने हम मतलब भारत सर्वाधिक गांव का देश है, तो गांव का देश है तो गांव की कुछ अलग ही संस्कृति होती है, गांव में कुछ अलग ही चीजें। एक तो भारत विश्व में फेमस है जुगाड़ू तकनीकी के नाम से। जुगाड़ू तकनीकी का मतलब है कि भारत के सामने टेक्निकल डेवलपमेंट तो उतना है नहीं, तो जो भी टेक्नोलॉजी नई इजाद की जाती है, कहीं भी बाहर खोजी जाती है, तो भारत सबसे पहले उसका क्या करता है, जुगाड़ खोजता है कि हम उसको आसानी से कैसे, हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उनसे हम उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो बायो एनर्जी है, ये जैसे अब देखा, गांव के होनहार लोगों ने देखा कि बहुत से सब लोग नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं एनर्जी डेवलप करने के लिए। तो अब गांव में ज्यादातर वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्टेज होते हैं, और इन वेस्टेज का यूज कैसे करें कि वो
उनके दिमाग में आया कि वेस्टेज बहुत ज्यादा मात्रा में, कचड़े बहुत ज्यादा मात्रा में चारों तरफ सड़ गल करके ये केवल इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसा क्या कर दें कि इन वेस्टेज का यूज हो जाए और वो हमारे लिए बेनिफिशियली लाभकारी हो। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी प्रकार के बायो वेस्टेज थे, बायोटिक वेस्टेज थे, उन सबको डिग्रेड करके एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू किया। इसमें सबसे ज्यादा डंग्स वगैरह, गोबर और भी जो कूड़े कचरे थे, जो सड़ने लायक वेजिटेबल्स वगैरह या इन सबके जो सड़ने गलने से जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट थे, जितने भी उनको डिग्रेड किया जा सकता था, और डिग्रेड करके उनसे है उन्होंने बायोमास एनर्जी डेवलप किया, बायो एनर्जी डेवलप किया, जिसका उपयोग हमने देखा कि गांव में ज्यादातर, गांव में ज्यादा प्रभावशाली भी इसीलिए रहा क्योंकि ये तो एक तो सबसे सस्ता साधन था, इसका जो रॉ मटेरियल था वेस्टेज, वो गांव में सब आसानी से बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाता था, और इसका जो वेस्टेज को कन्वर्ट करने का तरीका था वो भी बहुत आसान था कि वेस्टेज को एक जगह इकट्ठा करके उसको सड़ाया जाता था, और सड़ाने के बाद उसका जो कार्बन निकलता था, उस कार्बन के जरिए वो एक पाइपलाइन के थ्रू गैस ले जाते थे, डायनेमो से जो है उसको गैस को बायो एनर्जी में कन्वर्ट कर देते थे। उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी घर में या खाना बनाने के लिए किसी डिफरेंट टाइप्स में उसका यूज कर लेते थे आराम से। तो ऐसा बायो एनर्जी भारत के गांव में बहुत ज्यादा मात्रा में डेवलप हुई, और भारत में ऐसे प्रोजेक्ट के लिए एक इंडस्ट्री है ओखला में, ओखला न्यू दिल्ली, नई दिल्ली भारत में, ऐसे कि जो भी वेस्टेज हैं उन सब वेस्ट को वो बायोडिग्रेडेबल से डिग्रेड करके और एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस डिफरेंट पोजीशन में कन्वर्ट कर देता है इस तरीके से। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि जैसे जो ये संसाधन है, रिसोर्सेज है, इनका हम कैसा यूज करें, कैसे ना यूज करें, क्या कंजर्वेशन है इनका कैसा, तो सबसे मुख्य पॉइंट हुआ कंजर्वेशन। अब रिसोर्सेज कंजर्वेशन, तो सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है कि सस्टेनेबल हो। अब हम किसी भी रिसोर्स को ऐसे यूज करेंगे कि ताकि वो हमारे आने वाली नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहे, हमारा भी काम निकल जाए और बची रहे। दूसरा काम क्या करेंगे सस्टेनेबल में, क्या कि हम बस कम से कम मात्रा में यूज करेंगे जितने से हमारा काम चल जाए। तीसरा, उसके लिए हम कुछ अल्टरनेटिव रास्ता अपनाएंगे, जो उस ऑब्जेक्ट के स्थान पे, उस रिसोर्स के स्थान पे हम किसी दूसरे रिसोर्स का उपयोग कर सके, हमारा काम हो जाए, तो हम अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का यूज करेंगे। और रिसोर्सेज का यूज करेंगे, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत वर्क करेंगे, दूसरा अल्टरनेटिव रिसोर्स का वर्क करेंगे, तीसरा लोगों को एजुकेशन देंगे ताकि लोग अवेयर हो, रिसोर्सेज को कंजर्व करें, रिसोर्सेज को सिक्योर करें, रिसोर्सेज को कम से कम यूज करें, जितना उन्हें जरूरत हो उतना ही यूज करें, फालतू वेस्ट ना करें। जैसे आप उदाहरण में देखिए कि आपके पास वाटर रिसोर्स रहता है, लोग टैप खोल करके नहाते रहते हैं आसानी से। कई सारी मूवियों में भी दिखाया गया है कि एक बहुत पुरानी मूवी मैंने देखा था, उसमें संजय दत्त, एक आदमी टैप खोल देता है और नहाता रहता है, तो वो कहता है कि भाई पानी फालतू बह रहा है, वो बैठा रहता है टैप खोल करके साबुन लगाता रहता है दूर बैठ करके, तो कहता है कि भाई टैप तो बंद करे, जब तक तू साबुन लगा रहा तब तक टैप बंद करके रखते। तो कहता है कि पानी तो नगर पालिका का है, तेरा क्या जा रहा है, तेरे बाप का क्या जा रहा है, तू क्यों मना कर रहा है। वो नहीं मानता है, तो बाद में
फिर उसे मार पीट करके समझाता है, ले जाकर के दिखाता है, उसको इमोशनल टच देने के लिए उन जगहों पे ले जाता है कि जहाँ पे लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे होते हैं। तब उसे समझ में आता है कि हाँ, पानी की कीमत क्या है। इसलिए ऐसे जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, इन सभी रिसोर्सेज को आप बहुत सस्टेनेबल और अवेयर तरीके से यूज कीजिए, और उतना ही यूज कीजिए जिससे आपका काम चल जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए बची रहे। ये ध्यान रखिए, नहीं तो फ्यूचर कंडीशन ऐसा होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्स हो जाएंगे जो एकदम से समाप्त हो जाएंगे, और उनके स्थान पर हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव्स भी नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल होना चाहिए। अल्टरनेटिव रिसोर्स हमारे पास अगर हो जाए तो एजुकेशन तो अति अनिवार्य है, ताकि रिसोर्स हम कंजर्व कर लें। तीसरा, कंजर्वेशन में एक महत्वपूर्ण रोल है पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल टॉपिक को छोड़ दे रहे हैं किसी भी कंजर्वेशन में, तो समझ लीजिए कि आप ज्योग्राफी आधा पढ़ के आए। क्योंकि पॉपुलेशन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे क्या कहते हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, और इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारे पास हर संसाधन, कोई भी किसी भी टाइप्स का रिसोर्स हो, वो लिमिटेड है, तो वो खत्म होता है। क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है और फिक्स है, और पॉपुलेशन अर्थमेटिक तरीके से, चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से बढ़ रहा है कि ये बहुत भयानक रूप से। इसलिए तो रिसोर्सेस हमेशा कम ही होंगे, अधिक नहीं हो सकते। इसलिए हमें पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, अल्टरनेटिव कुछ खोज के रखना है, नहीं है तब भी हमें सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेस का यूज करना है। तो आप ऐसे ही डिफरेंट तरीकों से आप रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। और आप लोग भी अगर कुछ आपके दिमाग में नया आइडिया है, जो स्पेशल आइडिया हो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, तो हमें जरूर कमेंट्स में लिख करके बताएं। और धन्यवाद। आप हमारा वीडियो ऐसे ही और नए नए तरीके से सीखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।